हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्वेरीज के लिए इस एफबी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग ज्योमेट्री में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो मैं 3 से 4 वीडियोस के थ्रू सिर्फ प्योरली कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और उस पे बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चंस बस कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। और उसके बाद मैं क्या कराने वाला हूँ कि लास्ट ईयर्स के जितने भी पेपर्स से, क्योंकि 2010 से ही इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए थे ज्योमेट्री पे, तो उससे जितने भी क्वेश्चंस ज्योमेट्री पे बने होंगे 2016 तक, वो सारे मैं आपको एक सीरीज के थ्रू कराऊंगा। तो आपको उसमें मैं यूज़ क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताऊंगा एग्जैक्टली जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, और उनको जो सीरीज होगी मैथ्स की, जो कि लास्ट ईयर पेपर्स पे बेस्ड होगी टोटल, उसमें क्वेश्चंस जब आपको कराऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए पहले। तो आज हम लोग बेसिकली सारे ट्रायंगल्स पे जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर करेंगे, तो ट्रायंगल्स पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आज आप लोग देखेंगे। और इसके बाद मैं 3 से 4 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट ज्योमेट्री कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद ये जो सीरीज होगी इसको आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे उसका कोई भी यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है वो ये है कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, जिनमें 3 एंगल्स होते हैं, वही बेसिकली ट्रायंगल्स होते हैं। और देखिए इनका आप रिप्रेजेंटेशन भी समझ लीजिए कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा को, जो भी ये साइड है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर स्मॉल ए क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी एंगल है उसके सामने की भुजा को ही उसकी साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। बस स्मॉल, अगर साइड लिखी होती है, स्मॉल वर्ड्स लिखा हुआ है तो वो उसकी साइड होता है, और अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो एंगल को शो करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी होती है ट्रायंगल की, जिसको कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये क्या होती है कि 3 साइड्स जो होती हैं ए बी और सी, इनमें से किन्हीं 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। मैं बात करूं अगर ए बी और सी की, तो ए बी और सी में हमेशा एक इनइक्वालिटी क्या लगेगी कि ए प्लस बी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा सी से, या फिर मैं क्या कहूँ कि बी प्लस सी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा ए से, या फिर सी प्लस ए जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा बी से। ठीक है, ये ट्रायंगल के इनइक्वालिटी है। अगर ये इनइक्वालिटी कभी भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रायंगल आपका फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये एक चीज है जिसपे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि 2 साइड्स दी गई थी 6 और 9, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑप्शंस दिए गए थे आपको, और उसमें से बताना था कि कौन कौन से आपको वो थर्ड साइड कौन सी हो सकती है ट्रायंगल की। तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे नहीं हो सकती, तो कुछ भी हो सकती है। तो इस पे ऑप्शंस कैसे थे आपके, 3 है। ठीक है, बी पार्ट था आपका 9, सी आपका था 14, और डी आपका था 21। ठीक है, तो देखिए आपकी कोई भी 2 साइड्स हैं उनका सम हमेशा तीसरी से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं 21, तो देखिए दो इस पे तो बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों का सम भी इससे बड़ा होगा। लेकिन 9 और 6 जब मैं सम करूंगा तो देखिए वो 21 से बड़ा नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि 21 आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे 14 रख के देखिए, तो अगेन आप देखिए दो छोटी वैल्यूज को मैं चेक कर लूं तो आप बाकी दोनों तो सेटिस्फाई करेंगी ही। तो 9 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 इक्वल टू, सॉरी 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 इज ग्रेटर देन 14 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता 15, तो यहाँ पर 9 और 6 15, तो यहाँ पे 15 भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाता है, 21 भी गलत होता। तो बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं उनको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3, तो 6 और 3 9, और यहाँ पर भी 9 है, तो 3 भी आपका सेटिस्फाई नहीं करता। तो बाकी दोनों जो ऑप्शंस है वो आपके सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि किन, अगर 2 साइड्स आपको ट्रायंगल की दी हो और तीसरी साइड के बारे में आपसे पूछे, तो वो भी क्या होगा कि 2 साइड्स का सम, किन्हीं 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल की एक इनइक्वालिटी होती है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रायंगल होते हैं, ये ट्रायंगल्स बनते कैसे हैं। देखिए 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक जो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है,
न्यून कोण त्रिभुज का बेसिक सा मतलब यही होता है कि जो थीटा होता है वो लेस देन 90 होता है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है आपका, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका जो एंगल होता है थीटा, वो कैसा होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि थीटा अगर इक्वल टू 90 हो जाएगा तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है आपका, समकोण त्रिभुज, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इनके भी केस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों चीजें आपको पता होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीसरी भुजा, या फिर मैं कहूँ कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो होता है ये किस केस में होता है, समकोण त्रिभुज के केस में होता है, और ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब बात आती है अधिक कोण जब होगा तब क्या होगा। तो देखिए अधिक कोण होता क्या है वो भी जान लीजिए, कि जैसे मैं कोई भी एक सिंपल से ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ, तो यहाँ पर अगर ये सी जो है, ये मैं मान लेता हूँ कि सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो सी कहाँ पर है, यहाँ पे, ये साइड सी है, ठीक है। तो इसमें जो सी का वैल्यू है कितनी, 90 डिग्री है। अब अगर इसी एंगल को मैं बढ़ाऊं, ठीक है, यहाँ पर बढ़ाता हूँ, तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये एंगल कितना हो गया, सी जो एंगल है 90 से बड़ा हो गया है। और आपको पता होगा जो भी भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण उनके कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स कि अगर ये एंगल बड़ा होगा तो इसके जो सामने की भुजा है उसकी भी लंबाई कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अधिक कोण के केस में या फिर ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या होता है, सी स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। और सिमिलरली न्यून कोण के केस में क्या हो जाता है, न्यून कोण के केस में यही सेम चीज छोटी हो जाती है। तो सी स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, लेस देन हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। उस केस में भी आप देख लीजिए कैसा होगा, कि कुछ इस तरह का ट्रायंगल होगा जहां पर सी कैसा होगा, लेस देन 90 होगा और काफी छोटा होगा। तो उस केस में जो भुजा सी होगी वो भी कैसी हो जाएगी, काफी छोटी हो जाएगी ए और बी से कंपेयर में, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि डील करती हैं आपकी, एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल और किस टाइप से बन सकते हैं। तो देखिए बेसिक जो ट्रायंगल होता है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, ए बी सी एक बेसिक सा ट्रायंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल ये होता है हमारा जिसमें सारी भुजाएं अलग हैं, सारे कोण आपके कैसे हैं, अलग हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, हर चीज आपकी कुछ भी डिफाइन की जा सकती है। उसके बाद जो सबसे यूज में जो ट्रायंगल बनता है वो कैसा होता है, ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उनको आप समझते जाइए। देखिए इसमें जो एक ये भुजा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है आपकी बेस, ठीक है। तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरियाज के लिए आप लोग फॉर्मूला हालांकि मेंसुरेशन में पढ़ते हैं बट फिर भी आप जानते जाइए। तो ये क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। हाफ बेस इंटू ये परपेंडिकुलर होता है। वहीं जबकि स्केलेन ट्रायंगल में एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो भी जान लीजिए। देखिए इसमें एक एस डिफाइन करते हैं, सेमी पेरीमीटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये सेमी पेरीमीटर होता है। और इसके एरिया के लिए एक हीरोज फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में आपकी वैल्यू आती है एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले हो गए जो कि बहुत ही यूज में आते हैं, जो कि होता है कि एक आपका स्केलेन ट्रायंगल के लिए जिसके बारे में सारी साइड्स आपको पता है और कुछ भी आपको और नहीं पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको अगर दो वैल्यूज भी पता है तब भी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए ये आपका है कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, और तीसरी भुजा आप क्या मान लीजिए कि बी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का पेपर में, लास्ट ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि आपको इसका एरिया पूछा गया था, ठीक है। इसमें दो भुजाएं दी गई थी, एरिया पूछा गया था। तो आप लगाने को इसमें स्केलेन ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट एंगल का तो फॉर्मूला आप लगा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसमें, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था आपको निकालने में। तो आप इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/4 अंडर रूट
4a² माइनस b², जहां पर a क्या है, वो भुजा है जो कि दो कॉमन है, ठीक है, दो कॉमन जो है जो कि सेम भुजाएं हैं वो a है, और जो दूसरी भुजा है वो क्या है, b है। तो इसका फॉर्मूला एरिया का डायरेक्ट क्या होता है, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे, आपको उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि एरिया आप इसका बताइए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जो बहुत यूज में आता है वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं इसकी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ए और ए, तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है, √3/4a²। ये इजी सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रहेगा। जनरली फॉर्मूला ये पेपर में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से याद रखिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना ट्रायंगल्स के बारे में और कैसे कैसे उनके एरियाज को हम लोग निकालते हैं। अब बेसिक ट्रायंगल की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, दो ट्रायंगल्स मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, आप पहले सीख लीजिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये क्या होती है और कैसे इसका यूज करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करना है, तो मैंने मान लिया कि एक जो कोण है इसका कोणार्धक खींचते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये कुछ कोणार्धक है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जहां पर पॉइंट मीट करता है उसको मान मान लिया कि डी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है वो एडी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ये दोनों भुजाएं बनती हैं बीडी और सीडी, ये उसी अनुपात में होती हैं जिस अनुपात में बाकी जो ट्रायंगल को जो भुजाएं थी जो कि ए बी और ए सी थी, ये उसी अनुपात में हमेशा बनती हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी डी अपॉन डी सी वो हमेशा पैरेलल होगी, बी डी हमेशा उसके साइड की भुजा से यानी कि ए बी से, और सी डी जो होगी वो हमेशा AC से, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनका जो रेशियो होगा ये हमेशा सेम होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको ये बता देगा कि ये कोणार्धक है और इसकी लेंथ दे देगा, आपको इसकी लेंथ दे देगा या फिर इसकी लेंथ दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू इस पे पूछ सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि आपको तीनों भुजाएं दी होंगी, मान लीजिए ऐसे दी होगी कि 5 7, ठीक है, और यहाँ पर ये कितनी दी होगी 12, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए कि ए जो है एंगल बाइसेक्टर है और वो डी पे मैच करता है, तो आपसे बीडी और सीडी की लेंथ पूछी जाए, तो बीडी और सीडी की लेंथ अब आप डायरेक्टली कैसे बता देंगे, क्योंकि ये दोनों उसी रेशियो में होगी, तो इन दोनों का सम भी 12 है तो उसका भी सम 12 होगा, तो ये 5 और ये 7 होगी हमेशा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे थी। अब चलिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को भी समझ लीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कैसे वर्क करता है, देखिए उस केस में क्या होता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल पहले तो खींचना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे खींचते हैं, आप किसी भी भुजा को एक को बढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं मान लीजिए इस भुजा को बढ़ा देता, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन जाता है, ये जो एंगल बन गए ये कैसे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब इनका जब आप कोणार्धक खींचते हैं तो एक्सटीरियर एंगल का भी कोणार्धक खींच दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये जब अन्य जो भुजा को भी बढ़ाने पर जहां पर मैच करता है, मैं मान लेता हूं कि यहां पर कहीं पर मैच करता है, ठीक है, उस केस में जब मैं भुजा को उसका एंगल बाइसेक्टर को जब मैं बढ़ा रहा था, तो वो किस भुजा को बीसी को कहां पर मैच कर रहा था, डी पर। सिमिलरली इसमें भी पहले तो मैं पॉइंट इसमें नाम दे देता हूं, मान लीजिए कि ये किस पे है, ए बी और सी है, ठीक है। तो मैंने अभी फिर से सी पे ट्रायंगल का कोणार्धक खींचा है, सी एंगल का कोणार्धक खींचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए का खींचा था तो वो बीसी पर मिला था, तो यहाँ पर मैंने सी का खींचा है तो वो किसको मिलेगा, ए बी पर, ठीक है। और मान लीजिए कहाँ पर मिलता है, डी पॉइंट पे, ठीक है। तो इस केस में प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी कि ये जो टोटल ये जो साइड है इसकी, जो बड़ी वाली साइड है बीडी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की, इसका जो रेशियो जब मैं लूंगा बीडी अपॉन एडी, ठीक है, ये पूरी भुजा और ये छोटी भुजा, ठीक है, बीडी अपॉन एडी ये हमेशा बराबर होगा बीसी अपॉन एसी के, ठीक है। ये थोड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी होती है, बट इसको भी आप समझ लीजिए कि जब ये पूरी एक भुजा को बीडी, इसको पूरी को जब मैं इसका रेशियो लेता हूँ एसी से, ये जो एक्सटेंड हुई है, तो वो बराबर होता है बीसी यानी कि जो पहले से जो भुजा है अपॉन में एसी,
ठीक है। देखिए BC अपॉन AC आपका चेंज नहीं हुआ है असल में, ये वही दो भुजाएं हैं जो उस एंगल से जुड़ी हुई हैं। देखिए C से जुड़ी हुई भुजाएं दो कौन सी हैं, AC और BC, ठीक है। तो BC अपॉन AC यहाँ पर भी जैसे A एंगल से जुड़ी हुई दो भुजाएं कौन सी थी, AB और AC, तो यहाँ पर देखिए AB और AC ही आया हुआ है। ये दो भुजाएं कैसे बनती हैं, जो दो पॉइंट्स बचे थे, जो एंगल मैंने खींचा था A, तो पॉइंट्स कौन से बचे थे, B और C, तो उनसे कहाँ पर पॉइंट वो मिल रहा था, D पर, तो BD अपॉन DC था। सिमिलरली यहाँ पर भी है, C से मैंने खींचा हुआ है, तो वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, B डी पर और ए और डी पर, ठीक है। तो बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो इसको याद करने का ये तरीका है, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जिस भी एंगल से खींचा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं बी से खींचता, ठीक है, तो बी से खींचता, तो बी से जुड़ी हुई दो भुजाएं कौन सी, बी ए और बी सी, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, बी ए अपॉन बी सी, और वो बराबर किसकी होती, ए सी। अगर मान लीजिए मैं एक्सटेंड करता है ए सी को, और वो कहीं पर पॉइंट डी पर तब मैच कर रही होती, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, जो अन्य दो पॉइंट्स हैं ए और सी, तो वो कितना होता, ए डी अपॉन सी डी, ठीक है। बाकी जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको छूते हुए यहाँ पर मैं ए डी और सी डी आ जाता, और जो उससे लगी हुई भुजाएं हैं ये उन्हीं के रेशियो में ही हमेशा कट करता है, ठीक है। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है, इसको भी आप जान लीजिए। बाकी यूज आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का ही हुआ है पेपर में, तो ये आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, इसका अभी तक यूज नहीं है बट मे बी कभी भी यूज हो सकता है, आपका एसएससी का पेपर है, ठीक है। तो ये आपने सीखा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल में हम लोगों ने एक एंगल का ही बाइसेक्ट किया था, अब मान लेते हैं कि अगर दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट किया गया हो, तो वो भी समझ लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल लिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो दो एंगल्स यानी कि बी और सी दोनों को मैं अगर बाइसेक्टर खींचता हूं, तो वो किसी पॉइंट पर जाके मैच करेंगे, तो मैं मान लेता हूं वो कहां पर मैच करते हैं, किसी पॉइंट आई पर, ठीक है। तो ये एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें क्या है आपका यहाँ कहीं पर आई पर मैच करते हैं कौन से, दो एंगल बाइसेक्टर्स, जो कि कौन से हैं, बी और सी, ठीक है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का जो बाइसेक्टर्स हैं वो कहाँ पर मैच कर रहे हैं, आई पर। इस केस में क्या प्रॉपर्टी बनती है वो भी समझ लीजिए, यहाँ पर जो कोणार्धकों की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें ये एक प्रॉपर्टी बनती है कि जो बी आई सी होगा, ठीक है, बी आई सी होगा, वो हमेशा बराबर होता है जो एक ट्रायंगल, जो एक एंगल बच गया है, जैसे मैंने बी और सी का कोणार्धक खींचा हुआ है, तो जो एंगल बच जाता है 90 प्लस उस बचे हुए एंगल के हाफ के बराबर, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अगर पता हो कि कोणार्धक से अगर मैं ट्रायंगल खींचूं, यहाँ पर एक और कोणार्धक ए का भी खींच देता, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस पॉइंट से एक सर्किल खींचता, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो इन सर्किल होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये एक प्रॉपर्टी होती है, इन सर्किल में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। उसमें अगर इन सर्किल का सेंटर अगर मैं ओ बना देता हूँ, तो बी ओ सी, यहाँ पर कोई भी अगर ट्रायंगल बी ओ सी कहूँ, या फिर मैं ए ओ बी कहूँ, या फिर बी, इस तरह से होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बचा हुआ एंगल होता है उसके हाफ के बराबर, बी ओ सी है तो एंगल 90 प्लस ए बाई टू, ए ओ बी है तो 90 प्लस सी बाई टू। इस तरह से ये प्रॉपर्टी बनती है, ये इन सर्कल की होती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डील करूंगा। सारे जितने भी आपके सर्कम सर्कल, इन सर्कल, सेंट्रॉइड वगैरह होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ट्रायंगल में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डील करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब कोणार्धक खींचा जाता है दो भुजाओं का, तो वो जहां पर मिलता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बी आई सी बराबर कितना होता है, 90 प्लस ए बाई टू, ठीक है। जो ए बचा हुआ एंगल होगा उसके हाफ के बराबर। अब यही सेम चीज मैं बाहर बही कोण के साथ भी करता हूं, तो बाहर मैंने दो ट्रायंगल्स एंगल्स बना लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक बही कोण का मैंने कोणार्धक खींचा, और यहाँ पे सी का भी बही कोण का कोणार्धक ही खींचा है, तो ये भी मैं मान लेता हूँ कि अगर आई पर ही पॉइंट मैच करते हैं, तो बी आई सी अगेन यही चीज अगर पूछी जाए तो वो कितनी हो जाती है। इसमें देखिए सेम चीज रहती है 90, बस यहाँ पर साइन का डिफरेंस होता है, माइनस का ए बाई टू होता है, ठीक है। ये दोनों ही पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इन चीजों को याद रख लीजिए कि जब एंगल बाइसेक्टर्स खींचे जाते हैं, जब एक एंगल बाइसेक्टर आपका खींचा जाता है तब आपको एक रेशियो की प्रॉपर्टी मिलती है। जब दो एंगल बाइसेक्टर्स खींचे जाते हैं तब आपको क्या मिलती है कि जो एंगल आपका बनता है नया बी आई सी, जो नया एंगल आपका बनता है वो किसके बराबर होता है, 90 प्लस जो एंगल को आपने छोड़ा था उसके हाफ के सम के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसी पे बेस्ड
एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि आपकी ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, तो देखिए बी का मैंने क्या किया है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा हो, और सी पर क्या मैंने एक्सटर्नल एंगल अगर बाइसेक्टर खींचा हो, तो ये दोनों जहां पर मिलते हैं, अगर मैं कहूं कि ये आई पर मिलते हैं, ठीक है, तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है। वो क्या होती है कि बी आई सी ये जितना होता है, ये इसके हाफ के बराबर होता है। यानी कि बी आई सी जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, ए बाई टू के बराबर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो बी आई सी ये आप याद रख लीजिए, बल्कि क्योंकि इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस बनने की बहुत आसानी से संभावना है। क्योंकि देखिए आपको वो कुछ भी नहीं देगा, आपको क्या देगा, ये बताएगा कि बी एक एंगल है जो कि जिसका बाइसेक्टर खींचा गया है, और सी है उसका एक्सटर्नली बाइसेक्टर खींचा गया है, और वो दोनों कहाँ पर मिलते हैं, एक पॉइंट आई पर मिलते हैं। और आपको दे देगा कि ए की वैल्यू 60 है, बी की 30 है, सी की कितनी है, 60 30 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये 45 है तो ये भी 45 है, ऐसे दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि आई की वैल्यू बताइए, तो आप हो सकता है सॉल्व कर लें, इसको टाइम लगाएंगे, बट अगर आपको ये चीज पता है कि अगर ये कोणार्धक है और ये बाही कोणार्धक है, तो बी आई सी सीधे से कितना होता है, ए बाई टू। तो आपकी वैल्यू सीधे से कितनी आ जाएगी, 60/2, यानी कि 30 डिग्री आपकी डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप इनको समझते चलिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड आपको टीयर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। तो उन्हें आप बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, सर्वांग समता, ठीक है। इस पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए 4 पॉइंट्स होते हैं जिस केस में आपकी सर्वांग समता आपको मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, जब तीनों भुजाएं, कोई दो ट्रायंगल्स हैं, मैं कहूँ ए बी सी और पी क्यू आर, जब दो ट्रायंगल्स पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं, तब उनमें क्या आती है, कॉन्ग्रुएंसी। पूरे के पूरे एक जैसे होने का मतलब क्या है कि उनकी जो साइड्स हैं वो भी बराबर हों, तीनों की तीनों साइड्स आपस में बराबर हों। देखिए ये आपको कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा लग रहा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा नहीं है। हो सकता है इसकी ए बी भुजा छोटी हो तो इसकी पी क्यू छोटी होगी, इसकी ए सी बड़ी होगी तो इसकी पी आर बड़ी होगी, और इसकी बी सी जैसी बड़ी होगी या छोटी होगी, सिमिलरली क्यू आर भी वैसी ही होगी। और जो एंगल्स होंगे ए बी और सी, वो तीनों एंगल्स पी क्यू और आर आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ये तीनों कैसे बताए जाते हैं कि एकदम सेम टू सेम है। मतलब इनको, इस पी क्यू आर को मैं अगर उठाकर ए बी सी के ऊपर रख दूंगा तो उसमें मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि दो ट्रायंगल्स हैं या फिर एक ट्रायंगल है। इसको क्या बोलते हैं, सर्वांग समता, यानी कि सर्व अंग उसके कैसे हैं, समान है, ठीक है। तो इसके लिए चार जो रूल्स होते हैं, या फिर ये कहूँ कि चार कंडीशंस होती हैं, अगर उनको सेटिस्फाई करते हैं तो वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहा जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का देखिए आपके पेपर्स में कोई खास यूज आपको नहीं मिलेगा, कुछ एक आध केसेस को छोड़ के ज़्यादा आपको यूज़ पड़ता है सिमिलैरिटी का। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी को जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के बाद सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एस एस एस, यानी कि क्या है, तीनों जो साइड्स हैं वो अगर बराबर होंगी तो बाकी जो भी कंडीशंस हैं एंगल्स की, वो सभी क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो ये सबसे इजी भी बात है कि अगर मैंने यही बताया हुआ है कि ए बी बराबर हो पी क्यू के, बी सी बराबर हो क्यू आर के, और ए सी बराबर हो पी आर के, तो उस केस में तीनों साइड बराबर होंगी, तो वहां पर क्या है, दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि एस ए एस, ठीक है। देखिए यहां पर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लीजिए। एस ए एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड यहाँ पर एंगल है और अगेन एस का मतलब साइड है। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है कि कोई भी दो साइड्स, यानी कि एक ये साइड हो और एक ये साइड हो, अगर इसकी किसी अन्य ट्राइंगल के इस साइड और ये दूसरी साइड बराबर हो, और एंगल जो है वो हमेशा क्या हो, उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल हो, और वो अगर दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है। देखिए मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, ए बी और सी है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू और आर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी ए बी जो है वो बराबर हो पी क्यू के, और जो आपकी बी सी है वो बराबर हो क्यू आर के, और जो इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बी है और यहाँ पर क्या है, क्यू है, तो बी और क्यू जब बराबर होंगे उस केस में कॉन्ग्रुएंसी आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं ये बोलूं कि बी और क्यू ना बराबर होके एंगल ए
और एंगल पी बराबर होंगे, ठीक है। दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, कैसी, ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के। लेकिन क्या है, आपका जो एंगल है वो ए और पी बराबर है, तो इस केस में आपकी क्या होती है, ये कॉन्ग्रुएंसी आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, यहाँ पर आपका कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर एंगल जो है वो उनके बीच का है, इसीलिए देखिए इसको एस ए एस पढ़ते हैं, यानी कि साइड्स, एंगल साइड, यानी इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है अगर वो भी बराबर है, उस केस में आपके जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वह कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसी का एक केस ये बनता है कि अगर एंगल बराबर बीच का ना हो, तो उस केस में वो हम लोग सिमिलैरिटी में पढ़ते हैं कि वहां पर वो क्या है, दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंसी की, वो क्या होती है कि अगर आपके जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, कोई भी दो ए एस ए, ठीक है, ए एस ए कहूँ या फिर मैं इसको ए ए एस भी कह दूंगा, इसमें जरूरी नहीं है कि भुजा बीच वाली ही हो, कोई भी दो एंगल्स आपके बराबर हो, यानी कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ए और बी, और यहाँ का कौन सा है, पी और क्यू, इसको पूरा नाम लिख लेते हैं। तो एंगल ए जो है वो बराबर हो पी के, और एंगल बी जो है वो बराबर हो कैसा, क्यू के, ठीक है। तो अगर एंगल, दो एंगल्स बराबर होंगे और इसके बाद कोई भी एक भुजा जो है आपकी बराबर होगी, मैं मान लूँ ए सी बराबर होगी पी आर के, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका कोई भी जरूरी नहीं है कि कोई भी एक साइड बराबर हो, जरूरी नहीं है कि उन दोनों एंगल्स के बीच की यही साइड आपकी बराबर हो, कोई भी एक साइड बराबर हो और दो एंगल्स अगर आपके बराबर हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आती है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसको आर एच एस बोलते हैं। राइट मतलब कि राइट एंगल हो, यहाँ पे राइट एंगल हो, दूसरी चीज क्या है, एच, एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज आपस में कैसे हो, दोनों के बराबर हो, और फिर कोई भी एक साइड आपकी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इस केस में भी क्या हो जाता है, कोई भी एक साइड मैं यहाँ की यहाँ पे ले लूं, तो यहाँ पर इस केस में भी देखिए ये जो है ये काफी हद तक सेकंड वाले जैसा मिलता है, लेकिन इस केस में क्या है कि एंगल जो है आपका कैसा हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस केस में आपका एंगल जरूरी नहीं है कि किन्हीं दोनों भुजाओं के बराबर हो, हालांकि वो हो वही जाता है, क्योंकि एक साइड उसने क्या है, हाइपोटेन्यूस को आपको बराबर कर दिए, तो जब आपका हाइपोटेन्यूस एक आपकी बराबर है, तो आप किसी भी भुजा को आप ले लेंगे, तो आपका उस केस में भी जो आपका दोनों ट्रायंगल्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये भी आप एक चीज जान लीजिए कि राइट एंगल हो आपका, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना हो, 90 डिग्री दोनों केस में, और हाइपोटेन्यूस आपका बराबर हो, दोनों के हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बराबर हो, तब कोई भी एक बची हुई भुजा, दो भुजाओं में से कोई भी एक भुजा आप लेंगे, तो भी जो आपका कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इस केस में भी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं सिमिलैरिटी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सिमिलैरिटी की फ्रेंड्स तीन कंडीशंस होती हैं, बेसिक बेसिक उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सिमिलैरिटी में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि तीनों एंगल्स जो हों आपके वो कैसे हों, बराबर हो, यानी कि ए यानी कि क्या मतलब है मेरा, एंगल्स आपके बराबर हो। देखिए सिमिलैरिटी होती क्या है, पहले तो वो समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी जब मैं बोलता था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था कि आपकी जो तीनों भुजाएं हैं वो दूसरे ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बराबर होंगी, जो तीनों एंगल्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल की तीनों एंगल्स के बराबर होंगी, यानी कि वो क्या है, वो पूरा का पूरा एक जैसे दिखेंगे, यानी कि वो दोनों कैसे होंगे, एकदम सेम टू सेम होंगे। लेकिन सिमिलैरिटी की कंडीशंस क्या कहती हैं कि वो एक जैसे होंगे लेकिन उनका साइज कैसा है, बड़ा या फिर छोटा हो सकता है। यानी कि क्या है कि मैं कहूँ कि ये एंगल कुछ मैं 30 का मान लेता हूँ, ये कुछ 45 का, और ये भी कुछ 45 का है, तो यहाँ पर भी 30 45 45 तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो भुजाएं हैं वो जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर एक और दो और तीन हो, तो यहाँ पर भी जरूरी है कि एक दो और तीन होंगी, ठीक है। तो ये कभी भी इस तरह का केस नहीं हो सकता, हालांकि एक दो तीन हो ही नहीं सकती भुजाएं, दो तीन और चार आपको होनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दो तीन चार अगर मैं कहूँ भुजाएं होंगी, तो दो तीन चार यहाँ पर भी हों, ये जरूरी नहीं होगा। इसकी जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, इससे बड़ी हो सकती हैं, इससे छोटी हो सकती हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या कहती है कि जो उनका रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, मेंटेन होगा। यानी कि किसी भी एंगल के सामने का मैं रेशियो लूंगा, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, ए बी सी है और पी क्यू और आर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी एंगल के सामने की भुजा का क्या है, दो है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, आर के सामने की जो भी रेशियो होगा इन तीनों का, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमेशा बराबर होगा AC अपॉन पी आर, और ये बराबर होगा BC अपॉन
क्यू आर के। ये जो रेशियो होगा, यानी कि अगर ये 2 है तो ये अगर 4 हुआ तो ये भी दुगना हुआ है ना यहाँ से, तो ये भी सारे कैसे हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, अगर ये 4 है तो ये 8 होगा। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी की कंडीशंस में क्या होता है, ये जितना इससे बड़ा होगा वो तीनों भुजाएं उसी रेशियो में ही बड़ी होंगी, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि तीनों एंगल्स बराबर हो। इसकी दूसरी कंडीशन भी समझ लीजिए, उस केस में क्या होता है कि जो मैंने आपको बताई थी कि एस एस और ए, ठीक है, यानी कि अगर दो साइड्स बराबर हैं, दो साइड्स कैसी हों, आपकी बराबर हों, और तीसरी जो एंगल है वो कैसा हो, उसके उन दोनों साइड्स के बीच का ना हो, ठीक है। दो साइड्स आपकी हो सकता है बराबर हो, यहाँ पर हालांकि बराबर नहीं दिख रही हैं, बट आप मान लीजिए कि ये अगर दोनों साइड्स थोड़ी सी बड़ी होती और इन दोनों के एंगल बीच का ना होकर यहाँ का एंगल आपका अगर इक्वल होता, तो उस केस में क्या है, आपकी एसएसए की प्रॉपर्टी लगती है। और उस केस में भी क्या होता कि तीनों जो भुजाएं हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कैसा हो जाता, बराबर हो जाता, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, दो साइड्स और कोई भी एक तीसरा एंगल, अगर वो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच का हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो एंगल अगर बीच का होगा तब तो आप कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, मतलब कि तीनों जो है साइड्स आपकी बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर एंगल बीच का नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, जो रेशियो होगा साइड्स का वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है इसकी सॉरी सिमिलैरिटी के लिए, उसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड्स जो मुझे मिलता है वही चीज अगर पहले से ही कह दी जाए, यानी कि ए बी और सी और पी क्यू और आर, ठीक है, इसमें क्या हो कि ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर हो बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर हो ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स अगर कैसा होता है, बराबर होता है, तीनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। उस केस में भी आपकी क्या होती है, सिमिलैरिटी की कंडीशंस लग जाती है। देखिए सिमिलैरिटी जो होती है वो आपका बहुत ज़्यादा यूज आएगी आपके क्वेश्चंस में। तो सिमिलैरिटी को आप कंडीशंस जान लीजिए, अभी आपको मैं इसका जो एग्जांपल समझाऊंगा उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो सिमिलैरिटी होती है उसका आपका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए इस पे बेस्ड जो है सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अभी मैं सिमिलैरिटी समझाऊंगा और उसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे असल में। देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, जो कि बड़ा ट्रायंगल है, और इसके ही बीच में एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है जिसको कि कट करके बनाया गया है ए डी और ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले एक बार मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, देन आपको एक मैं थ्योरम भी बता दूंगा जो कि आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए ए डी में ए डी ई की बात करूं और मैं बात करूं ए बी और सी की, तो देखिए ए जो एंगल है वो तो दोनों में ही है, ठीक है। तो इसका मुझे क्या मिल गया, पहली चीज मिल गई कि एंगल दोनों में एक सेम है जो कि है एंगल ए, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या मिली कि जो क्वेश्चन में कहा गया है कि डी कैसा है, पैरेलल है बीसी के, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया हो तो आपको पता होगा कि जब एक ही लाइन को दो पैरेलल भुजाएं आपस में अगर कट करती हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियो देख सकते हैं जो कि उज्जवल सर ने बनाया हुआ है। तो एक ही दो पैरेलल भुजाएं अगर एक ही लाइन को कट करती हैं तो वो सेम एंगल जो है ड्रॉ करती हैं, ठीक है। तो एंगल जो डी होगा वो भी बराबर होगा एंगल बी के, और जो एंगल ई होगा वो भी बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या पता चल गया कि जो ट्रायंगल ए डी ई है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी के। जो ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल ए बी सी के। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि क्या पेपर में भी मैं इस तरह से ही ये सब काम बार बार करूंगा, इतना फर्जी वाला बार बार करूंगा क्या। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई एक बड़ा ट्राइंगल हो उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी भुजा खींची गई हो, कहीं से भी लाइन कहीं को भी कट कर रही हो, तो जो भी आपका ट्रायंगल बनेगा ए बी सी के अंदर, जो भी ट्रायंगल बनेगा, मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पे डी पे कट कर रही थी तो जो ए डी सी होगा या फिर ए बी डी होगा, कोई भी एक ट्रायंगल जो उसके अंदर बनता है वो ट्रायंगल आपस में जो अन्य एक ट्रायंगल बना होगा, हालांकि यहाँ पर तो एक ही ट्रायंगल बन रहा था लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ए बी डी, और यहाँ पर अगर ए डी है, यहाँ पर ये कोई किसी भी पॉइंट पर छूती है, तो जो ए बी डी आपका जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा आपका जो मेन ट्रायंगल होता है ए बी सी उसके सिमिलर होता है, उससे सिमिलैरिटी रखता है, और
जो दूसरा ट्रायंगल बना होगा ए बी डी है, अगर मैंने बात करी है, तो जो दूसरा ट्रायंगल होता है ए डी सी, ये भी हमेशा मेन ट्रायंगल से भी सिमिलर होता है और ये दोनों आपस में भी कैसे होते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। आपको कभी भी पेपर में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको देखने की जरूरत है। आप डायरेक्टली क्या कीजिए, रेशियोज आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन असल में आपको थोड़ा सा बना ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको एडी की लेंथ दी हो कितनी है, 2, और डी बी की लेंथ दी हो आपको कितनी हो, 8। ठीक है, और आपसे पेपर में कहा जाए कि डी पैरेलल है बीसी के, और आपको बताया गया है कि जो डी है उसकी लेंथ कितनी है, 5 है, और आपसे क्या पूछा गया, बीसी की लेंथ मान लीजिए एक्स लिखा हो, और ऑप्शंस में पूछा गया हो कि एक्स की वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको करते कैसे हैं वो भी आप समझ लीजिए, रेशियो कैसे निकालते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो एंगल्स बराबर हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ई बराबर है सी के, तो मैं हमेशा क्या देखूंगा, ई के सामने वाली भुजा क्या है, ई के सामने की भुजा है 2, तो ई किसके बराबर है, सी के, तो सी के सामने की भुजा कौन सी है, सी के सामने की ये ए बी बड़ी वाली भुजा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8 और 2 10, ए बी की वैल्यू है 10। इनका जो रेशियो होगा, अब मुझे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की, तो 5 किसके बराबर है, सॉरी मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स किसके सामने है, ए के, तो ए के सामने जो दो भुजाएं हो उनका मैं रेशियो ले लूंगा। तो ए के सामने पहली भुजा कौन सी है, मैंने देखिए पहले कौन से ट्रायंगल में लिया है, छोटे वाले में, तो छोटे वाले की भी एंगल कौन सा है, ए, और ए किस उसके सामने की भुजा कौन सी है, 5, तो छोटे वाले ट्रायंगल में भुजा कौन सी है, 5, और बड़े वाले ट्रायंगल में भुजा कितनी है, एक्स। ठीक है, तो मैं रेशियो लेता कैसे हूं, हमेशा वो एंगल्स के सामने का रेशियो लेता हूं, जो सेम एंगल्स हो उनके सामने की भुजा का मैं रेशियो ले लूंगा। ठीक है, तो 2/10 इज इक्वल टू 5/x, तो इससे मैं x को सॉल्व कर लूंगा, ये कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। इसी पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप समझ लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइंस खींच दी हैं। ठीक है, तो ए बी और सी, मान लीजिए ये आपका पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डी पेपर में क्या दिया हुआ होगा आपको, कि डी जो है वो कैसा है, हाफ टाइम्स बीसी है, और वो क्या है, पैरेलल टू कैसी है, बीसी के है। ठीक है, डी कैसी है, पैरेलल है बीसी के, और आपके ट्रायंगल एबीसी में डी की वैल्यू कैसी है, हाफ बीसी। अब आपको कुछ भी नहीं पता है और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा गया हो कि यहाँ पर तीन भुजाएं खींची गई हैं, एक क्या है आपकी परपेंडिकुलर है, एक आपकी क्या है, कोणार्धक है, यहाँ पर कुछ कोणार्धक भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, और एक आपका कुछ पॉइंट कहाँ पर है, एम पर ऐसे ही एक भुजा खींची गई है। ठीक है, एम एन, और यहाँ पर कुछ ओ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पी क्यू और आर, जहाँ पे पॉइंट्स मीट करते हैं वहां पर क्या है, पी क्यू और आर है। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है कि जो डी है वो किसके बराबर है, हाफ बीसी के, यानी कि डी अपॉन मैं बीसी लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, डी बराबर है, डी अपॉन बीसी की वैल्यू 1/2 मैंने निकाल ली, डी हाफ बीसी के बराबर गिवन था। तो अब क्या पूछा गया होगा कि आपको बताना है एपी अपॉन पीएम। ठीक है, एपी अपॉन पीएम इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्वेश्चन में पूछा जाए ए क्यू अपॉन क्यू एम इसकी वैल्यू बतानी है, या फिर आपको क्या पूछा जाए, ए आर अपॉन आर ओ इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हो कि ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये सब इनमें से कुछ भी आपसे अगर पूछा जाए तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप बहुत शॉर्ट में करना सीख जाएंगे। डी किसके बराबर है, बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, और डी अपॉन बीसी कितना है, हाफ, और डी और बीसी किस एंगल के सामने आ रहे हैं, ए के, तो यानी कि क्या है, ए का रेशियो लिया गया है। तो अब मैं क्या करूं, किसी भी और एंगल का रेशियो ले लेता हूं। यहाँ पर आपसे हो सकता है पूछा गया हो ए डी अपॉन डी बी भी पूछा गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए डी और डी बी को ही ले लेता हूं, तो ए डी और डी बी बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो मैं किसका, ई और सी का एंगल ले लूंगा। ठीक है, तो ई और सी का लूंगा, तो ई के बराबर की भुजा कौन सी होगी, ई के बराबर की भुजा हो जाएगी एडी, और सी के बराबर की भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। ठीक है, तो देखिए पूछा तो गया है एडी और डीबी में, और मेरा कितना आ गया, एडी और एबी में। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका ये वैल्यू जो हो गई, ये क्या आ गई, 1/2 आपकी एडी और डीबी, एडी अपॉन एबी कितना आ गया, 1/2। अब देखिए एडी अगर 1 है और ए बी टोटल कितना है, 2 है। ठीक है, तो आपसे पूछा किस में गया है, एडी और एबी, एडी और डीबी में, तो एडी और डीबी आपका कितना हो जाएगा, सीधे से 1/1 हो जाएगा। ठीक है, एडी और डीबी अगर पूछा गया तो 1/1, और अगर आपसे पूछा गया एडी अपॉन ए बी तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए सेम चीज आपको ए क्यू एम और सी, ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा ए क्यू एम सी बीच में, उसके साथ भी आप सेम चीज ही करेंगे। इस ट्रायंगल ए
पी एम और सी, इसमें भी हम लोग सेम चीज ही लगाने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए ए पी और ई जो है, ये छोटा जो ट्रायंगल है, देखिए ये एक बड़े ट्रायंगल ए डी ई में कट लगा हुआ है, यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होगा, ठीक है। तो जो ए क्यू होगा, जो यहाँ वाला ये जो कट होगा, ये भी सिमिलर होगा ए डी के, ठीक है। और सिमिलरली जो क्यू एम होगा वो सिमिलर होगा डी बी के, ठीक है। तो इसमें भी जो आपका रेशियो आता है वो भी सेम आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक तरह से याद रख लीजिए कि कभी भी किसी भी एक ट्रायंगल में अगर से पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं, तो वो पैरेलल लाइंस कहीं पे भी कट कर रही हो, अगर उसके बीच में कई और लाइंस भी खींच दी जाएं, तो उस केस में भी जो रेशियो पहले डी अपॉन बी सी में अगर है, तो जो डी होती है वो इस हाफ के बराबर होती है, और जो बी सी होती है वो फुल लाइन के बराबर होती है। यानी कि डी की वैल्यू अगर 1 गिवन है और बी सी यानी कि बड़ी वाली लाइन इसकी 2 है, तो इस केस में अगर रेशियो मेरे से पूछा जाता है ए पी अपॉन ए एम, और इसी तरह से रेशियोज होते हैं अगर ए क्यू अपॉन ए एन और ए आर अपॉन ए ओ, यानी कि सारे रेशियोज ऊपर से ही पूछे जाते हैं, ए आर अपॉन ए ओ, ए क्यू अपॉन ए एन और ए पी अपॉन ए एम। तो उस केस में ये सारे रेशियो एकदम सेम होते हैं और इनका आंसर कितना आता है, 1/2, 1/2 और 1/2। लेकिन क्योंकि ये रेशियोज कहाँ से पूछे गए हैं, ए पी अपॉन पी एम यानी कि 20 से पूछे गए हैं, तो क्योंकि ये वैल्यू 1 है और टोटल सभी में 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 है, और टोटल लाइन की लेंथ अगर 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये सारे रेशियोज कितने, 1/1, 1/1, 1/1 होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसको क्या बोलते हैं, एनी पॉइंट मेथड इसको बोलते हैं। कि एनी पॉइंट मेथड क्या बताता है कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल है जो कि मिड में है, डी मान लूँ, और ये बीसी से है, और इन दोनों का रेशियो दिया हो, मान लीजिए कि अगर अब मैं बोलता हूँ कि डी अपॉन बी सी अगर इसका रेशियो दिया हो 2/5, ठीक है। तो उस केस में वो क्या बोलता है कि डी जो होती है वो हाफ इस लेंथ के बराबर होती है। यानी कि इसी केस में अगर मेरे से पूछा जाए अब कि ए पी अपॉन पी एम की वैल्यू ही पूछी जाए, तो वो कितनी होगी, 2 क्योंकि ए एम अगर पूछा जाता है, ए पी अपॉन ए एम पूछा जाए, तो वो तो सेम रहेगा, वो कितना हो जाएगा, 2/5। लेकिन अगर ए पी अपॉन पी एम पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 2/3। देखिए ये तो आपने लेंस पूछ ली, समझ लिया, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाता है कई बार कि इसी तरह से सारे ये हो जाएंगे, इसमें तो टेंशन नहीं है। अब अगर इसी में पूछ लिया जाए आपसे कि ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है किसका, कि मान लीजिए आपसे पूछा गया हो कि ए डी ई अपॉन में पूछा गया हो ए बी सी टोटल का, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका इजीली हो जाएगा। देखिए आप एक चीज जान लीजिए कि एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी लेंथ होंगी उसकी, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो लेंथ का स्क्वायर जो होगा एरिया हो जाएगा। तो ए डी ई के केस में मुझे एक लेंथ पता है, ए डी पता है, ठीक है। अब पहले मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि डी इज इक्वल टू, अगर हाफ बी सी गिवन है उस केस में अगर ए डी का एरिया अपॉन ए बी सी का एरिया पूछा गया होगा, तो वो मेरा सीधे से कितना हो जाएगा, डी जो है इसकी मैं किसी एक लेंथ ले लेता हूँ कि ए डी और ए बी ले लेता हूँ। तो ए डी कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। और ए बी सी में ए बी लेंथ है वो कितनी है, 2 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसी में ए डी अपॉन ए बी सी पूछा गया हो, या फिर क्या पूछा जा सकता है, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया पूछ लेता है डी ई बी सी, यानी कि इस बड़े से क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर पूछा गया हो तो भी आपको चिंता नहीं करनी। आपको यह पता है कि पूरे का एरिया एबीसी का कितना था, 4 था। और अब आपसे पूछा किसका गया, क्वाड्रिलेटरल जो है बी सी डी और ई, ठीक है, इसका पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं। एडी का आपका 1 आ गया, तो बी सी डी जो है उसका कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटा दीजिए, क्योंकि वही एक ही तो एक्स्ट्रा है, वो घटा दीजिए पूरे में से, तो कितना बचेगा, वो क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 3। तो 1/3 इस तरह से पूछा जा सकता है। अब अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें कि डी अपॉन बी सी कितना दिया हो, 2/5, तो उस केस में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो चीज़ आप समझ गए, ए पी अपॉन ए एम। अब इसकी जगह पे ए पी अपॉन ए एम हो, या फिर ए क्यू अपॉन ए एन, ए आर अपॉन ए ओ, ठीक है। उन सारे ही केसेस में आपका आंसर 2/5 आ जाएगा। और ए पी अपॉन पी एम हो, या फिर ए क्यू अपॉन क्यू एन, या फिर ए आर अपॉन आर हो, तो उन सारे केसेस में आपका आंसर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब एरिया अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया और 2/5 वाले क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होगा, देखिए एरिया क्या पूछ सकता है कि ए डी ई अपॉन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, ए डी अपॉन ए बी सी अगर पूछा गया होगा, तो मैंने बताया कि ए डी के लिए मैं एक भुजा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इस बार इस भुजा की वैल्यू ए डी की कितनी दी गई है, डी के प्रोपोर्शनल होगी, तो ए डी कितना हो जाएगा, 2, और बी सी यानी कि टोटल वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 5।
तो यहाँ बची हुई कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया 2:3 में है, तो एडीई कितना आ जाएगा, एडीई का आपका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और एबीसी यानी कि बड़े वाले की पूछी गई, तो बड़े वाले की लेंथ कितनी हो गई 2 और 3 टोटल 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए एक बार। और अगर इसी में पूछा गया होता है एडी अपॉन ये जो बड़ा सा ये क्वाड्रिलेटरल बनता है उसकी वैल्यू, तो वो भी सिमिलरली कितनी हो जाती बी सी डी की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाती 4 और 4 ही सिर्फ उसमें हटा दीजिए 25 में से 4, तो ये कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर कितना हो जाता है 4/21। ये कब बता रहा हूं मैं, जब डी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी 2/5 गिवन हो, और जब डी अपॉन बी सी की वैल्यू हाफ गिवन थी, तो उस केस में सारे आंसर्स कहाँ पर हैं आपके, यहाँ पर सारे आंसर्स हैं। और जिस केस में 2/5 है, तो उस केस में आपको कहाँ पे है, ये सारे आंसर्स हैं। तो इनको आप एक बार देख लीजिए, अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहां पर ही आप एक बार खुद से अपने तरफ से करिए, आपको ये सारे आंसर्स आसानी से आपको बात ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि पैरेलल लाइन अगर एक ट्रायंगल को बीच में कट करती है तो हमने उसके बारे में चीजें सीखी। अब मान लेते हैं कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है और उसमें कहीं से भी एक लाइन, किसी एक शीर्ष से लाइन खींचते हैं, किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन खींच दी जाए, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ है आपका ए बी और सी। ठीक है, और इसमें यहाँ पे वर्टेक्स से एक लाइन खींची गई है जो कि कहाँ पर मीट कर रही है, किसी पॉइंट एक डी पर। ठीक है, और अब आपको ये क्वेश्चन में दिया हो कि जो एंगल बी है वो बराबर है इस एंगल के जो कि यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ए डी बी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस के लिए देखिए यहाँ पर भी आपका, मैं पहले तो सिमिलरिटी एक बार प्रूफ कर देता हूँ आपको। हालांकि मैंने आपको बताया हो कि ये जब इतना गिवन है उसके बाद वो सिमिलर ऑब्वियसली हो ही जाएंगे, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए। देखिए ट्रायंगल मैं कौन सा लेता हूँ, ए बी डी, और आपका जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो है ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज इसका जो एंगल बी है और इस सॉरी इसमें जो एंगल ए बी डी है, यहाँ पे मैं इसको डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे एबीसी में कौन सा एंगल बी है, ये दोनों बराबर हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी कि ये एक जो भुजा है बीडी, ये दोनों में ही क्या है कॉमन है। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें जो ए बी भुजा है, ए बी जो भुजा होगी वो दोनों में कॉमन होगी। ए बी डी में जो भुजा ए बी है और ए बी सी में भी भुजा ए बी है, मतलब एक भुजा की लेंथ भी बराबर हो गई, तो दो एंगल ए एस ए वाला मेरा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, और इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में अब क्या है, इसमें रेशियो कैसे लिखते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप उसको समझ लीजिए रेशियो इसमें कैसे लिखा जाए। देखिए जब मैं बात करता हूँ ए बी और डी की, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और उसको मैं सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ किससे, ए बी सी के, तो मैंने सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब मुझे हो सकता है कोई एक लेंथ दी हो कुछ एक ना दी हो, तो मुझे रेशियो लिखना आना चाहिए। मान लीजिए मुझे ये दिया हो कि ये 3 है, ये 5 है और ये कैसा है 6 है। ठीक है, अब मुझे पूछा गया हो कि बी डी की लेंथ पूछी गई हो या फिर ए डी की लेंथ पूछी गई हो या फिर सी डी की, तो ये कुछ भी इसमें से पूछा जाए तो अगर मुझे रेशियो लिखना आता होगा तो मैं बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लूंगा। तो रेशियो लिखना पहले तो आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ए बी डी की। ठीक है, तो एंगल ए के सामने की बात करते हैं, तो एंगल ए के सामने जब मैं बात कर रहा हूँ ए बी डी में, तो एंगल ए के सामने कौन सी भुजा आएगी, एंगल ए के सामने भुजा आएगी बी डी। ठीक है, और जब बात करूंगा ए बी सी की, तो उसमें एंगल ए के सामने कौन सी भुजा आएगी, बी सी। ठीक है, तो बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, बी डी अपॉन बी सी आपने लिख लिया। अब इसके बाद फिर से ए बी डी में आते हैं, दूसरा एंगल ले लीजिए जो बराबर है, तो दो एंगल कौन कौन से बराबर थे, डी और बी। तो एंगल ए बी डी में मेरे पास कौन सा है, डी है, तो डी के सामने की भुजा कौन सी है, डी के सामने की भुजा है ए बी। ठीक है, डी के सामने की भुजा ए बी डी वाले एंगल में इस वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, तो इसके सामने में डी वाले एंगल को मैंने लिखा, पहले ए को लिखा अब डी वाले एंगल को लिख लेता हूँ। तो डी वाले एंगल के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी है, तो ए बी अपॉन अब डी के जो इक्वल था एंगल, तो एबीसी में डी के इक्वल कौन सा है, बी एंगल है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, एबीसी में एसी। ठीक है, तो ए बी अपॉन में मैं क्या लिखूंगा, एसी। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ एंगल है, तो एडीबी में कौन सा एंगल बचा हुआ है, ये छोटा वाला ये वाला एंगल, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, एडी। और इस अब क्योंकि उसमें भी एबीसी में देखिए कौन कौन से हो गए, ए हो गया है और बी हो गया है, तो बचा कौन सा है, सी, तो सी के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया कि इन भुजाओं को मैं इस तरह से इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको पूछा गया हो तो आप इसमें से देखिए एडी निकाल सकते हैं, आपको पूरा एसी पता होगा तो आप बची हुई वैल्यू से सीडी निकाल लेंगे, या कुछ भी आपसे पूछा गया हो, बीडी पूछा हो गया तो आपको कई बार बीडी की वैल्यू आ गई, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज यहाँ पर से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये तो बात हुई, आपने सीख लिया कि जब पैरेलल लाइन हो या फिर पैरेलल लाइन ना हो, कोई भी एक लाइन कट की गई हो उसमें कुछ वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो ये आपने चीजें सीखी है। अब ये क्वेश्चन असल में पेपर में किस तरह से आता है वो भी
देख लीजिए। ये पेपर में क्वेश्चन हमेशा इस तरह से ही आता है कि इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये बनता है और उसमें क्या बोला गया होता है कि बी एंगल राइट एंगल है और बी से यानी कि बी के शीर्ष से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला गया है सामने वाली भुजा पर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाता है मुझे कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये वही बात होगी कि यहाँ पर दोनों जो वो हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब सिमिलर हो गई तो अब आपको जो भी रेशियोज थे आप उसको फिर से लिख सकते हैं सारे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, मैं एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे दिया होगा कि 3 4 है और आपसे पूछा गया हो कि बीडी की लेंथ बताइए, ठीक है। तो बीडी की लेंथ इस तरह से अगर आपसे पूछी गई हो या फिर आपसे एडी या सीडी की लेंथ भी पूछी जाती हैं और इसमें कुछ और भी कैसे बनते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीडी की लेंथ क्या होती है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, उसको आप याद रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बीडी की जो वैल्यू होती है वो दो फॉर्मूले से निकलती है। एक तो होती है ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या याद रखना है कि जो दोनों भुजाएं इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाई ए सी यानी कि जो बड़ी भुजा है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और बी डी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए डी इंटू डी सी। बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिए। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/बी डी का स्क्वायर बराबर 1/ ए बी का स्क्वायर प्लस 1/ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप तीन फॉर्मूले हैं इसमें बी डी की वैल्यू को याद रखने के, उन तीनों को आप याद रखिए। अब ये तो बात हुई कि बी डी की, ये तो बहुत ईजी सी बात है, ये तो सभी लोग आप ऑलमोस्ट लोग जानते हैं इस चीज़ को। बट क्वेश्चन इसमें पेपर में किस तरह से इस बार पूछा गया था कि ए डी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू के लिए भी अब आप फॉर्मूला याद रखिए। एडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडी के लिए फॉर्मूला होता है जो उसके सामने की जो भुजा है एडी के, उसका स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन में जो बड़ी वाली भुजा है यानी कि ए सी, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपसे सी डी की लेंथ पूछी जाए तो सी डी की लेंथ के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, उसके जो सामने की भुजा है उसका स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर अपॉन में जो हाइपोटेन्यूज है जो बड़ी भुजा है यानी कि ए सी, ठीक है। तो ये कुछ 4 5 फॉर्मूले हैं, इनको अगर आप एक दो बार देख लेंगे ठीक से तो भी आपको याद रहेंगे, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए बीडी है, बीडी अगर आपसे पूछा गया ये वैल्यू पूछी गई आपसे मिड वाली, तो इसके तो बहुत सारे 3 फॉर्मूलाज हैं। बाकी देखिए ये 3 है, ये आपको वैल्यू 4 दी है, तो एसी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एसी की वैल्यू सीधे से कितनी हो जाएगी 5। ये हाइपोटेन्यूस होता है तो इसमें इसकी लेंथ पता है आपको फॉर्मूला की बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरियन थ्योरम ये आपको सभी को पता ही होगी, तो इससे एसी की वैल्यू तो 5 आ जाएगी। तो एसी की वैल्यू आपको पता है, एबी की वैल्यू पता है, तो आप सब कुछ भी पूछा जाए, एडी पूछा जाए, बीडी पूछा जाए या फिर कुछ भी पूछा जाए इसमें, तो आप सीधे से आप इन फॉर्मुलाज को थोड़े थोड़े याद रखिए तो आपके डायरेक्ट आंसर्स इसमें आ जाएंगे। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि इसी को कर लेते हैं कि 3 और आपको 4 सिर्फ गिवन है ए बी और बी सी। अब आपसे पूछा गया हो तो बीडी की वैल्यू, तो देखिए बीडी के लिए मैं पहले तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो देखिए इसमें बी डी की वैल्यू ए बी कितनी है 3 है और बी सी कितना है 4 है और ए सी मुझे पता है कितना होता है 5। तो बी डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 12/5, ठीक है। 4×3 12/5। अब इसी में अगर ए डी पूछा गया होता तो ए डी की वैल्यू भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ए डी की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, सामने वाले का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और बटे ए सी कितना है 5, ठीक है। अब सी डी की वैल्यू अगर पूछी गई तो सी डी की वैल्यू का भी मुझे पता है, ये कितना होता है सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और बटे ए सी कितना है 5, तो ए डी और सी डी आ गया। अब देखिए ए डी और सी डी का सम क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25/5 यानी कि 5, जो कि मैंने पहले से निकाला हुआ है, तो ये सही है। इसका मतलब ये वैल्यूज भी कैसी हैं, सही है, ठीक है। तो ए डी और सी डी मैंने निकाल लिया, तो इन दोनों फॉर्मूलाज का मैंने यूज कर लिया, इन दोनों फॉर्मूलाज को मैंने यूज कर लिया। अब मैंने बी डी का भी फॉर्मूला यूज कर लिया। अब बी डी का फॉर्मूला ये वाला जो है इसको भी चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए डी और सी डी की लेंथ कितनी आ गई 9/5 और 16/5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 16 9 144, तो 144 और बटे 5 25। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो वो भी देखिए कितना आ जाएगा 12/5, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले का भी आप लोग यूज खुद से एक बार करके देख लीजिएगा, ये भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये तीनों जो फॉर्मूलाज हैं ये बी डी की वैल्यू के लिए हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको ए डी और सी डी की डायरेक्ट वैल्यू देता है तब बी डी पूछता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूजफुल होता है। जब ए बी और बी सी दिया है तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये कई बार प्रूविंग्स में आया है, जैसे कि पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ट्रू है, और इसमें क्या हुआ था कि इसकी लेंथ p दी हुई थी, इसकी a और इसकी b दी हुई थी, तो उस केस में आंसर आपका था
कि 1/p का स्क्वायर बराबर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का। तो ये एक प्रूविंग के केस में आया था, इसलिए मैंने इसको भी आपको बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिखेगा कि कितने क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से ही आपके 90% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी में थोड़ा बहुत अगर हम लोग एफर्ट करेंगे तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद कुछ और जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उनको भी जानते हैं। देखिए, एक अगर ट्रायंगल मैं बात करूं कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मेंसुरेशन में भी यूज होता है। बट क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड है इसलिए उसको मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ। इसमें क्या कहता है कि किसी भी एक पॉइंट से अगर तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाली जाए, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से तीनों साइड्स पर क्या डाली जाए, परपेंडिकुलर डाली जाए, तो उस पे पूछा गया होता है कि तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ दी होती है कि मान लीजिए h1 h2 और h3, तीनों की लेंथ दी होती है। ठीक है, और आपसे पूछा गया होता है कि आपको बताना है एरिया, बताना है ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, आप इस चीज को समझ लीजिए कि किसी भी पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है, मैं इसका प्रूविंग नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, आप डायरेक्ट चीजें समझ लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उन जो परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ दी होती है, अगर मैं इन तीनों का सम करूं यानी कि h1 प्लस h2 प्लस h3 करूं, ठीक है, तो वो उस ट्रायंगल के हाइट के बराबर होता है। ठीक है, उस ट्रायंगल की जो हाइट होती है, देखिए बेस ये होता है BC और जो बची हुई होती है ये हाइट होती है, तो उस हाइट के बराबर होती है ये चीज। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाता है, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है h² / √3। ठीक है, h² बराबर √3 होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर आप उसकी हाइट पता है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा यही पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, मैं एक आपको बता दूं कि किसी एक पॉइंट से बोला गया था, किसी एक पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं और पहले परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है, दूसरे की 2√3 है और तीसरे की 3√3 है। ठीक है, और आपसे पूछा गया था कि उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो देखिए, उस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी। तो हाइट कितनी होगी, 3 2 5 और 1 6, तो 6√3 मेरी हाइट आ गई। अब क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया की वैल्यू होती है स्क्वायर/√3। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 36, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो अपॉन में √3 है तो इस √3 से एक √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 36√3। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डील कर दिया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लीजिए। और इस पे बेस्ड क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आए हैं तो मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कुछ यहीं पर करा दूंगा। देखिए, अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये बात मैं कर रहा हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक ट्रायंगल हो, तो उसमें अगर ऐसा बोला जाए, मैं बात करता हूँ मीडियन जो होती है वो क्या करती है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि कोई भी मीडियन नहीं है, कोई भी एक लाइन खींच दी गई है, वो कहाँ पर कट कर रही है, डी पर। ठीक है, और डी पर कुछ इस तरह से कट कर रही है कि इसको एक्स रेशियो और इसको वाई रेशियो में कट करती है, यानी कि अगर इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी लेंथ कितनी है, वाई है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स और वाई के रेशियो में अगर कट किया हो और आपसे पूछा जाए कि ट्राइंगल ए बी डी का एरिया जो है वो क्या होगा, और आपको अगर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया गिवन हो, ठीक है, ए बी सी का एरिया गिवन हो और ये एक्स और वाई के फॉर्म में कट कर रही हो, तो उस केस में अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। ये क्या हो जाता है, ए बी डी का एरिया जो होता है वो होता है एक्स टाइम्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यानी कि टोटल, और तब मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एरिया से यानी कि ए बी सी से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस मिले हैं, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। जो ए बी डी का एरिया होगा वो कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ ट्राइंगल्स ए बी सी। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे कि अगर कोई एक साइड इस तरह से हो, ठीक है, और ये कैसे कट करती हो कि एक्स अब और यहाँ पर ये कितनी हो, वाई, ये भी कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी एक लाइन खींच दी है जो कि इससे पैरेलल नहीं है, और वो कुछ इस तरह से कट करती है कि ऊपर साइड यहाँ पर x बचे तो नीचे पे कितना बचे, y, और राइट साइड में कितना, अगर यहाँ पर कुछ k बचता है और यहाँ ऊपर में k है और नीचे में कितना हो, m हो। ठीक है, तो उस केस में इसके लेंथ, उस केस में अगर एरिया आपसे पूछता है कि ए डी का एरिया बताइए, यहाँ पर d है और यहाँ पर क्या है, e है। ठीक है, तो ए डी का एरिया अगर इस केस में पूछता है और आपको क्या है,
पूरे ट्रायंगल ए का एरिया, ए बी सी का एरिया आपको गिवन हो, इस केस में भी क्या है, आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अगर गिवन है तो वो कितना होता है, देखिए उसको भी समझ लीजिए। लेफ्ट साइड में जो चीज़ मैंने पहले करी है उसी चीज़ को एक बार करिए, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ, क्योंकि राइट साइड में भी चीज़ है तो उसको भी उसी तरह से लिख लीजिए, k अपॉन के प्लस एम, ठीक है। ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई होगा k अपॉन के प्लस एम, और अब मल्टीप्लाई कीजिए टोटल एरिया से, ए बी और सी से, ठीक है। तो ये जो चीज़ आती है, ये जो फॉर्मूला है, ये क्या शो करता है कि अगर आपसे एक छोटे वाले पोर्शन का एरिया पूछा जाए और आपसे टोटल एरिया गिवन हो किसी फिगर में, तो उस केस में आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पर इन फॉर्मूलाज के मदद से हम लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है कुछ, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है कुछ 12, ठीक है। और आपको गिवन है कि ABC का, ये ABC है, ठीक है। ABC का टोटल एरिया आपको गिवन है 60 यूनिट्स है, ठीक है। ABC का एरिया कितना है, 60 यूनिट्स आपको गिवन है। और आपसे पूछा क्या गया है कि AD, यहाँ पे ABD है, ठीक है, ये B है, तो ABD का आपको एरिया पूछा गया है, ABD का आपको एरिया बताना है, और ADC का भी एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे क्या पता है, ABD का एरिया कितना होगा, 8/8 + 12 यानी कि 20, और अब मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार कटेगा, 8 16 8 3 24, तो ABD का एरिया कितना आ जाएगा, 24 यूनिट्स आ जाएगा इस पूरे का एरिया। और इसका एरिया अगर पूछा गया तो ADC का एरिया कितना हो जाएगा, 12 बटे टोटल कितना है 20, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एरिया से 60 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार कटेगा, तो 12 24 8 36, ठीक है। तो इस बचे हुए पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, 36। अब क्योंकि टोटल तो ABC ही फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों का सम भी देखिए 60 ही आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पर मैं जो दूसरा टाइप बताया था उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल ABC जो है उसका एरिया कितना है, 100 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। ABC का कितना है, 100 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आपको गिवन है। और आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पर कुछ एक जो लाइन है वो कैसे काटती है डी को, ये कुछ इस तरह से काटती है कि 2:3 में और 1:4 में, ठीक है। इस तरह से गिवन है कि AD अपॉन, आपको DB गिवन है कि 2:3 है, और AE अपॉन EC गिवन है कितना है, 1:4, ठीक है। अब आपसे पूछा गया हो एरिया, अगर पूछा जाए आपसे कि ADE का एरिया बताइए, ठीक है, ADE का एरिया आपसे पूछा गया हो, या फिर आपसे क्या पूछा जाए कि DEBC इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले ADE का एरिया निकाल लीजिए। तो ADE का एरिया कितना हो जाएगा, ADE का एरिया मैंने पहले बताया था जैसे कि 2 है, तो यहाँ पे 2 अपॉन टोटल कितना है, 2 and 3 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 1 + 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ टोटल एरिया कितना है 100, तो इससे कितना हो जाएगा 5 और 5 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 दूनी 8, तो ADE का एरिया कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपसे बचे हुए का एरिया पूछ रहा है DEBC, तो DEBC का एरिया कितना हो जाएगा, 100 टोटल एरिया है, तो 100 में से 8 आप घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 92, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, आपके पेपर में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर डिस्कस किया है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि A, B और आपको C गिवन है, ठीक है। अब इसमें कुछ यहाँ पे मैं दो फॉर्मूलेज आपको यूज़ करना है। यहाँ पर क्या है कि 1:3 है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा करेक्ट नहीं बन पा रहा है, बट इसको आप समझ लीजिए, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उससे मान लीजिए। और यहाँ पर ये कितना है 1:2, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसका एरिया आपको बताना है। तो जिन लोगों को बात समझ में आ गई, एक बार पॉज करके वो खुद से कर लें, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है F है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है D है, ठीक है। तो आपसे पूछा किसका गया है, ABD का एरिया पूछा गया है, और टोटल ABC का एरिया कितना है, मान लीजिए कुछ 100 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है ABD का एरिया। अब जो लोग नहीं देख पाए तो यहाँ से कर लें। तो ABD का एरिया मेरा कितना आ जाएगा, तो ABD निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ABF का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ABF का एरिया मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ABF का एरिया कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 + 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड विथ टोटल कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ABF का एरिया मेरा कितना आ गया 25, ठीक है।
अब ए बी एफ का एरिया मेरा आ गया। तो अब मुझे पूछा कि जाएगा ए बी डी का, तो ये मुझे पता है 1:2 में कट करता है। तो अब मैं सीधे से इसको कैसे कर सकता हूँ, ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी एफ का मुझे पता है, तो 1 अपॉन ये कितना है 1 और 2 रेशियो में, तो 1/1+2 यानी कि 3। तो 1/3 मल्टीप्लाइड विद 25, तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 25/3 इसका आ जाएगा मेरा, कि ए बी डी का एरिया कितना होगा 25/3। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।